नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और सीधे कीव से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का 17वां दिन यहां पर शुरू हो रहा है और यहां की परिस्थितियां हम आपको आज दिखाएंगे किस तरीके से कीव की घेराबंदी हुई है। मैंने इरपिन से रिपोर्ट की थी, आपको दिखाया था वहां पर किस तरीके से गोलियां लगातार चल रही हैं, उसके बीच से लोगों को बाहर निकाला गया। दूसरी तरफ आप समझिए, जब हम कल ब्रोवरी के इलाके में जाकर हमने आपको फ्रंटलाइन से दिखाया था कि किस तरीके से ट्रेंचेस को खोद दिया गया है ताकि वहां से मुकाबला हो सके रूस के सैनिकों से, लेकिन अब कीव की घेराबंदी जिस तरीके से रूस चाह रहा था उस तरीके से लगभग आगे बढ़ते हुए वो काफी हद तक अपनी घेराबंदी करने में कामयाब हुए हैं। बीती रात एक के बाद एक बम के धमाके, एक के बाद एक कीव में बम के धमाके सुनाई दिए। हालांकि वो कीव के सबर्ब्स के इलाकों में वो सारे धमाके होते रहे, सायरन से दहलती रही है कीव में बमबारी रही है। पूरा का पूरा जो केंद्र है, अभी तक आप खार्किव, सुमी, इन शहरों की बर्बादी देख रहे थे, लेकिन अब कीव में किस तरीके से यहां पर ये पूरा हमला अब केंद्रित हो गया है वो अब स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। रूस की अलग अलग तरह की योजनाएं सामने आ रही हैं, किस तरीके से रूस चाह रहा है कि उसकी तरफ से अब सीरिया जैसे देशों के मर्सनरीज आकर यहां पर लड़े। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कीव की ओर केंद्रित दिख रही हैं और हम अगले 1 घंटे में आपको अपने तमाम संवाददाताओं से जोड़ के इस पूरे इलाके के चप्पे चप्पे की जानकारी देंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। रूस की फौज तेजी से यूक्रेन की राजधानी की ओर बढ़ रही है। पुतिन की फौज का लाव लश्कर कीव में 2 तरफ से एंट्री की कोशिश कर रहा है। बीच बीच में कीव पर मिसाइल हमले भी हो रहे हैं और बमबारी भी। अब से थोड़ी देर पहले कीव में क्या हुआ, आप वहीं मौजूद गौरव सावंत से सुनिए। इस समय हम लोग राजधानी कीव के बीचों बीच एक ऐसे इलाके में है जहां थोड़ी देर पहले एक बम आकर गिरा है। यही वो इमारत है जहां पर बमबारी हुई है और इस समय यहां पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी, सेना के अधिकारी दोनों ही यहां मौजूद हैं। यहां आग बुझाने का वो प्रयास कर रहे हैं। इसी इमारत पर राजधानी कीव में बमबारी हुई है और बम गिरा है। ये एक प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब है जो बताया जा रहा है फिलहाल। हालांकि यहां पर बॉम्ब टीम्स भी यहां पर है। ये पूरा इलाका एक तरह से खाली करा लिया गया था, लेकिन अभी यहां पर एक कुछ समय पहले विस्फोट हुआ है। रूस की सेना कीव के काफी नजदीक पहुंच चुकी है। शहर को 2 तरफ से घेरा जा चुका है, लेकिन यूक्रेन के जवानों और स्थानीय लोगों ने रूसी फौज की मुश्किलें बढ़ा रखी। कीव में मौजूद आज तक के रिपोर्टर राजेश पवार बता रहे हैं कि रूसी फौज को यूक्रेन की राजधानी में घुसने में अभी कम से कम 48 घंटे और लगेंगे। कीव के दोनों तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ और उत्तर पश्चिम की तरफ लगातार लड़ाई जारी है। उत्तर पश्चिम में इरपिन में और उत्तर पूर्व में ब्रोवरी की तरफ। जो मेरी खबर अभी आई है लोकल सोर्सेज से, मिलिट्री सोर्सेज से, उत्तर पश्चिम में जो इरपिन शहर है वहां रूसी सेना लगातार बढ़त बना रही है, लगातार आगे बढ़ रही है और ऑलमोस्ट कीव के एंट्रेंस पे पहुंच गई है। वो वहां से सिर्फ 18 मील दूर है। जहां तक पूर्व की बात है, उत्तर पूर्व की, ब्रोवरी की, जहां कल हमने खबर आई थी कि 8 रूसी सैनिक यूक्रेन फौज ने उड़ा दिए हैं, उसके बाद कल रात को वहां घमासान लड़ाई हुई है और सुनने में ये आया है, जो खबर आ रही है लोकल सोर्सेज से, कि वहां पर रूसी फौज को यूक्रेन फौज ने रोक दिया है आगे बढ़ने से। तो उत्तर पूर्व से रूस के लिए अच्छी खबर नहीं है और मुझे लगता है कि इसमें अभी 1 या 2 रात और लगेंगी जब तक वो उस एरिया को क्लियर कर पाएंगे। अब चलिए आपको कीव में उस जगह पर ले चलते हैं जहां से रूस की फौज बेहद करीब है और लगातार गोलीबारी कर रही है। ब्रोवरी में रूसी फौज की गोलाबारी में फ्रोजन फूड स्टोरेज वेयरहाउस तबाह हो गया। गीता मोहन और मैं इस इलाके में है, हमसे कहा गया है जल्दी यहाँ से निकले। गीता, पूरी तरफ से डिस्ट्रक्शन दिख रहा है। बिल्कुल, यहाँ से अगर आप बाहर निकलते हैं तो सबसे ज्यादा खतरा अब इसका है कि रशियन फोर्सेस बस 1 किलोमीटर पीछे है। हम जाना चाह रहे थे आगे, लेकिन फोर्सेस ने कहा, जो यूक्रेनियन फोर्सेस तैनात है उन्होंने कहा आगे नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ से जल्द जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाए। ये ब्रोवरी का इलाका है, ये लास्ट वो जहां पर इस समय लड़ाई चल रही है और ये ताजा शेलिंग हुई है, इस वजह से आप इस समय थोड़ी सी खामोशी देख रहे हैं। रूस की फौज के पहुंचने और लगातार हमले की वजह से
लोग ब्रोवरी और इरपिन छोड़कर पलायन कर रहे हैं और सुरक्षित जगह की तलाश में कीव की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो गाड़ियों का काफिला मेरे पीछे दिख रहा है, ये ब्रोवरी शहर से कीव की तरफ आ रहा है। ये वो लोग हैं जो ब्रोवरी और आसपास के गांव को छोड़कर कीव शहर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रोवरी वो इलाका है जहां इस वक्त यूक्रेनियन और रूसी फौजों के बीच में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन के कई शहर रूस की फौज के कब्जे में हैं, लेकिन कीव रूस के लिए अब तक अभेद्य किला बना हुआ है। रूसी फौज को रोकने के लिए यूक्रेन के जवानों ने जान लड़ा दी है। कीव की तरफ आने वाले हर रास्ते पर यूक्रेन की फौज ने बारूदी रोड़े बिछा रखे हैं। जंग के 17वें दिन यूक्रेन के दूसरे शहरों पर भी रूस की बमबारी जारी है। इरपिन, होस्टोमेल, खार्किव, दोनेत्स्क समेत कई इलाकों में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। श्वेता सिंह, गीता मोहन और राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, कीव आज तक। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं इस बुलेटिन में और साथ ही हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। हमारे साथ रामेश्वर सिंह जो कि पत्रकार हैं, वो मॉस्को से जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन और मेजर जनरल एके सिवाच भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल शंकर प्रसाद, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि अगर रूस एक टारगेट रखता है 4 दिनों का और उसे लग जाते हैं वो टारगेट हासिल करने में भी नहीं, एक तरह से उसकी तरफ बढ़ने में लगभग 17 दिन, तो हम ये क्या समझे? रूस बच कर आगे बढ़ना चाह रहा था या फिर रूस की रणनीति कहीं पर प्रभावित हुई है उसकी इस पूरी मुहिम में, उसकी इस जंग में? जनरल प्रसाद जी, देखिए, उसकी रणनीति में कुछ ना कुछ तो बदलाव लाना ही पड़ता उन्हें, क्योंकि उन्हें इतनी उम्मीद नहीं थी कि जिस किस्म से यूक्रेन फोर्स वहां अपने मोर्चे पकड़कर खड़ी हुई है और वो इस तरह से पिच्ड बैटल देगी। तो एक जो उनका ओरिजिनल प्लान था उसमें तब्दीली लाना तो ज़रूरी हो ही गया था, जो अब हो रहा है। लेकिन बड़ी बात सोचने की है कि इसमें इतना समय क्यों लग रहा है, ये क्या सिर्फ केवल यूक्रेन की फौज इनको रोक कर बैठी हो इस बारे हो रहा है, या कोई और वजह भी हो सकती है? देखिए, इसकी 2 वजह हो सकती है। एक तो यूक्रेन की फौज बड़ी डट कर लड़ाई कर रही है और उनको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। दूसरा ये भी हो सकता है कि शायद रशियन फोर्सेस नहीं चाहती कि हम बहुत ज़्यादा डैमेज करें, वहाँ कोलैटरल डैमेज कम से कम हो, वहाँ की जो मेन सिटी में जहाँ पर पॉपुलेशन या सिविलियन रहते हैं, जहाँ और भी लोग रहते हैं, जहाँ बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग को नष्ट ना किया जाए, नष्ट नहीं किया जाए। वो यही चाहते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कीव की बिल्डिंग बिल्कुल सहमत रहे, उनको कोई परेशानी ना हो, कोई टूट फूट ना हो, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स ए वेरी प्रिटी सिटी, और अगर टूट भी गई कुछ तो उसको दोबारा बनाना रशियंस को ही पड़ेगा। तो उनका मकसद ये नहीं है कि पूरी सिटी को बर्बाद कर दिया जाए। जो भी आप गोलाबारी देख रही हैं, मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक तरह से प्रोफिलेक्टिक फायर है, एक तरह से दिखाने के लिए है। लेकिन अब दूसरी जो स्ट्रैटेजी दिख रही है, जो छोटे मोटे गाँव की जो आप बात कर रही हैं, जो कीव के बाहर हैं, उनको ये डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहे, बल्कि उनको इंसर्कल करके आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़ी करेक्ट स्ट्रैटेजी इसी तरह से होती है मोबाइल फोर्सेस की, कि जब इस तरह की कोई रुकावट रास्ते में आती है तो उसको वो साइड से छोड़ के, उस पर कुछ फोर्सेस छोड़ के, जिससे कि वो वहाँ से इनसर्कल हो जाएं, जिसको हम ओपन ग्राउंड में एक पिवट की तरह मानेंगे। हालांकि ये बिल्टअप एरियाज हैं, एक कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, तो इसमें झगड़ा करने से कोई खास फायदा नहीं है, नुकसान होता है। तो मैकेनाइज्ड फोर्सेज ऐसे एरियाज को बाईपास करती हैं, वही रशियन फोर्सेज मुझे लग रहा कर रही हैं, और उसमें समय लग रहा है। और समय इस बारे और लग रहा है कि वो नहीं चाहते कि ज़्यादा बर्बादी हो। तो जैसे अभी किसी आपके रिपोर्टर ने भी कहा था कि शायद 1-2 दिन में कीव के ऊपर कब्जा हो सकता है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा कि किस तरह से कब्जा होगा कि नहीं होगा, और आखिर में जाके कीव के घुसते समय क्या स्ट्रीट फाइटिंग होगी, क्या गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह से बढ़ेगी ये लड़ाई। तो ये सब देखने की बातें हैं। लेकिन हाँ, जैसे आपके पुष्कर वहां से रिपोर्ट कर रहे थे जी जनरल प्रसाद, क्योंकि यूक्रेन तैयारी इसी बात की कर रहा है, यूक्रेन यही चाह रहा है कि वो स्ट्रीट फाइट में तब्दील हो, क्योंकि वो अगर अपने बिल्टअप एरिया में उनका दुश्मन देश दाखिल होगा तो उनके लिए एक एज रहेगा। वो अपने इलाकों को जानते हैं, यहाँ पर पैठ है उनकी, और यहाँ के जो जिन इलाकों को वो डिफेंसेस बनाकर यहाँ पर बैठा है, यहाँ से बहुत बड़ी चुनौती रूस को दे सकता है। लेकिन इसीलिए ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि रूस चाह क्या रहा है। गौरव, जिस तरह से हमने वो बमबारी देखी है और बमबारी को कीव के नजदीक आते देखा है, तो एक जो जनरल प्रसाद भी बोल रहे हैं कि कीव को तबाह नहीं करेगा रूस, एक इस प्रिमाइस को लेकर हम चल रहे हैं। लेकिन जितने करीब ये बम गिर रहे हैं अब कीव शहर के, जितने करीब ये बमबारी हो रही है, उससे क्या हम ये विश्वास के साथ इस समय कह सकते हैं
के बीच में एक बैंक के ऊपर गिरा। ये एक ड्रोन था, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। गिरा या गिराया गया इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन सिचुएशन ये है कि ये लड़ाई अब कीव के बेहद निकट आ गई है। हम इस समय बेला सिरकोव के एक इलाके में जा रहे हैं। ये तीसरा एक्सिस है जहां इस समय लड़ाई चल रही है। इस पूरे क्षेत्र में लड़ाई अब लगातार बढ़ती जा रही है। तो ठीक, तो हम लोग यहाँ पर है, तो अभी यहाँ पर हमको पुलिस बता रही है कि जो इमारत आप दिखा रहे हैं वो एक सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है। यहाँ पर तनाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि रूस की सेना 3 तरफ से अब आगे बढ़ रही है। इरपिन बूचा जहां आप हैं, ब्रोवरी जहां हम लोग कल थे, और ये जो बेला सिरकोव का है रास्ता, ये तीसरे एक्सेस है जिस पर रूस की सेना आगे बढ़ रही है, और इसीलिए यहाँ पर बहुत तेजी से खतरा बढ़ रहा है। रूस कर क्या रहा है श्वेता, जैसा आप देख भी रही हैं, राजधानी कीव में सेंसिटिव जितने भी लोकेशंस है, जहां एयर डिफेंस एसेट्स है या जहां मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, जहां उनकी फौजी पिकेट्स है, उनको टारगेट किया जा रहा है। उन सड़कों को नहीं तोड़ा जा रहा ताकि उन सड़कों के रास्ते ही रूस की सेना अंदर आना चाहती है। इरपिन और बूचा में वो ब्रिज तबाह हो गया, इसीलिए वो वहां अटक गए हैं। वहां पर इतनी जबरदस्त ATGMs, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और उपकरण वहां लगाए गए हैं, सैन्य साजो सामान वहां लगाए गए हैं कि वहां पर वो ब्रिज लेंग टैंक नहीं ला पा रहे, ब्रिज नहीं बना पा रहे, क्योंकि वहां भीषण लड़ाई हो रही है। अब वो उन डिफेंसेस को तोड़कर यूक्रेन के, तब रूस की सेना आगे बढ़ने का प्रयास करेगी, और इसीलिए इरपिन, बूचा, ब्रोवरी, इन तीनों जगह जबरदस्त फायरिंग हुई कल रात भर, शेलिंग हुई रात भर, और ये शेलिंग अब आने वाले समय में और बढ़ने की आशंका है। श्वेता, आशंका ये नजर आ रही है, लेकिन इस सबके बीच उपाय क्या है आशंका के बीच? गीता मोहन भी हमारे साथ इस समय जुड़ गई हैं। गीता, अभी तक की बातचीत कोई नतीजा नहीं निकाल कर लाई है। अब जो लड़ाई है वो बहुत गंभीर होती जा रही है। कीव को चारों तरफ से घेरने की जो कोशिश है, उसमें कम से कम 3 ऐसे मार्ग हमें दिख रहे हैं जहां पर बहुत कड़ी भीषण लड़ाई चल रही है और रूसी फोर्सेस आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में क्या बातचीत के अगले दौर को लेकर कुछ पक्का है? क्या उसे लेकर हम कुछ हद तक कुछ समझ सकते हैं? जेलेंस्की जो रोज बयान देते हैं, क्या वो समझ पा रहे हैं कि रास्ता जंग से नहीं बल्कि शायद बातों से ही निकले? श्वेता, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जेलेंस्की के अगर आप स्टेटमेंट्स देखें वो बहुत ज्यादा हार्श होने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि जो टॉक्स हो रहे हैं वो एक पॉजिटिव मोमेंटम ले चुके हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज देखें वो ग्राउंड में नजर नहीं आता। कल आप और मैं जहां जहां गए वहां पे स्थिति काफी गंभीर है, अबैंडन्ड विलेजेस हैं, और बॉम्बिंग जो है, शेलिंग जो है उन विलेजेस पर लगातार चलती आ रही है। तो इसलिए बातचीत के अलावा कोई अभी चारा नहीं है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या वो निगोशिएशन लेवल पे रहेगा, यानी कि चीफ निगोशिएटर लेवल पे, या फिर से फॉरेन मिनिस्टर्स मिलेंगे। जो लास्ट टॉक्स हुए थे उसमें ये बताया गया था श्वेता कि अगला टॉक हो सकता है, बोथ साइड्स आर ओपन। तो देखना होगा कि दूसरे जो सेकंड लेवल ऑफ टॉक्स होंगे, सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होंगे, उसमें क्या आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें रूस के डिमांड्स बढ़ते जा रहे हैं, और जितना देर लगाएगा यूक्रेन इस नेगोशिएशन को खत्म करने में, उतने उनकी डिमांड्स और वो एनवेलप और पुश करते रहेंगे। तो सिचुएशन काफी गंभीर है और यूक्रेन को अभी फैसला लेना होगा कि वो कैसे आगे बढ़ना चाहता है। बस रिपेल करना काफी नहीं है रूसी फोर्सेस को। वाकई उससे कोई नतीजा, कोई समाधान, कोई हल निकलेगा नहीं। रामेश्वर सिंह जी पत्रकार हैं, मॉस्को से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामेश्वर जी, ये समझाइए कि रूस ने क्या वाकई 4 दिन का टारगेट लेकर चला था कि वो कीव तक यहां पर पहुंच जाएंगे, और अगर 17 दिन इस समय हम देख रहे हैं तो रूस के उस मंशा को हम कैसे समझे? वो क्या चाह रहा है और किस तरीके से चाह रहा है? बंद कर दूं। कभी नहीं कहा कि 1 दिन 2 दिन या 3 दिन का ये है। इनका ये है कि इनके लोग पब्लिक को हार्म न हो, वो धीरे धीरे इनकी आर्मी जो बढ़ रही है मिलिट्री बेस को ये टारगेट कर रहे हैं। और जैसे इसके पहले आपने कहा, जितने भी शहर, बड़े शहर हैं, चाहे वो मरियोपोल हो, चाहे कीव हो और दूसरे बड़े शहर हों, उसको ये उसका घेराबंदी करके और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि जान माल का खतरा न हो और जो बिल्डिंग्स हैं जो उनको खतरा ना हो, लेकिन जब तक कि इनकी आर्मी के ऊपर कोई खतरा नहीं होता। तो इसलिए जो है रूस ने ये कभी नहीं कहा कि हम ये कोई टारगेट नहीं बनाया था कि इतने दिन में हम
ये कीव को या यूक्रेन को अपने हाथ में ले लेंगे। तो जो आज भी लोग कह रहे हैं कि एज पर टारगेट हम लोग अपना पर डेली कीव का की वो पूरा कर घेराबंदी रहे हैं। सीधे तौर पर जेलेंस्की से जुड़ रही है, और अगर उससे जुड़ रही है तो आपके हिसाब से किस तरीके से वो संभव होगा? क्या सैन्य तरीके से, या फिर एक बार घेराबंदी करने के बाद जो शर्तें पहले थी इस युद्ध से पहले, उन शर्तों को एक बार फिर सामने रखा जाएगा? श्वेता जी, ये बहुत अच्छी चीज है कि तीन राउंड ऑलरेडी टॉक्स हो चुकी हैं, लोग मिल चुके हैं। अब इस बार तो जो है विदेश मंत्री लेवल की टॉक हुई है, तो एक पॉजिटिव वो आ रही है। लेकिन रूस के प्रेसिडेंट ने इसके पहले ही कह दिया है कि इसके बीच हम मिलिट्री को न रोकेंगे न हम वापस बनाएंगे। तो ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे जब तक कोई पॉजिटिव कोई जो इनकी डिमांड है उसको अगर नहीं मानते, तब तक ये मिलिट्री ऑपरेशन चलता रहेगा। जनरल सिवाच, जिस तरह से हम इस युद्ध को आगे बढ़ते देख रहे हैं, आज का जो 17वां दिन हम देख रहे हैं, ऑफेंसिव जो है वो कीव के 3 तरफ से तो इस समय मजबूती के साथ वहां पर, और बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो भीषण जंग वहां पर छिड़ी हुई है। शेलिंग भी हो रही है इलाकों की, ढाई हुई इमारतें हमने कल देखी हैं, धुआं निकल रहा था ताजा। कल मिसाइल अटैक्स हुए हैं कुछ जगहों पर जो कि कीव से लगते हुए इलाके हैं। अगर रूस आज 17वें दिन कीव को लेकर जो अपनी मंशा है, जो शुरू से हमें यह पता था कि कीव की घेराबंदी होनी है और अब वो उसके नजदीक दिख रहा है, आपके हिसाब से सैन्य तौर पर रूस अब क्या कर सकता है? देखो श्वेता, इसमें कोई शक नहीं कि जो प्लान बनाई थी रूस ने उसके अनुसार लड़ाई नहीं चली है। यूक्रेन ने बहुत जबरदस्त डिफेंसिव बैटल लड़ी है। अगर मैं अपना ध्यान व्यूअर्स को ले जाएं, जो खार्किव है जो कि एक ईस्ट यूक्रेन के नजदीक है और जिसको वो 2-3 दिन में ले सकते थे, आज तक वो खार्किव को नहीं पकड़ पाए हैं। और जब कीव की बात आती है, कीव एक बहुत बड़ा टाउन है जिसके अंदर 30 से 35 लाख की पॉपुलेशन है, 65 से 70 किलोमीटर का दायरा है, और उसके अंदर इन्होंने एंटी टैंक डिफेंसिव लगा ली है जो यूक्रेन की फौजी ने। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इलाका बाहर का है वो कंजेस्टेड है, वहां पर बस्तरबंद गाड़ियां और टैंकों का अंदर बढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। और मुझे लगता है कि जब बिल्टअप एरिया की लड़ाई आएगी, इट ऑलवेज फेवर डिफेंडर, और मुझे लगता है कि यह लड़ाई आर पार की है, मगर यह 2-3 दिन में नहीं खत्म होगी, क्योंकि जो रूस है अभी वो अपना सब कुछ लगा देगा कीव को लेने के लिए। ये आर पार की लड़ाई इसलिए है, वो अभी यूज करेगा रॉकेट भी, मिसाइल भी, एयर स्ट्राइक भी, आर्टी फायर भी, और अपने स्पेशल फोर्सेस को गिरा के वो पार्लियामेंट हाउस की तरफ बनाने की कोशिश करेगा। बिजली पानी काटेगा, नेट को बंद करेगा, और मुझे लगता है पूरे जो पूरे का पूरा जो उसके पास शक्ति है उसका इस्तेमाल करके वो कीव को लेने की कोशिश करेगा, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा। उसकी वजह है 3-4। एक तो जेलेंस्की की जो पर्सनल लीडरशिप है, वो इंस्पायरिंग लीडरशिप, उसके कारण लोगों का मनोबल बहुत तेज हो गया। दूसरी बात है, जो हथियार मिले हैं यूक्रेन को, स्पेशली जो आपके एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल हैं, वो बड़ी कारगर सिद्ध हो रही हैं। स्टिंगर मिसाइल एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के अगेंस्ट, उसके बाद जो कामिको ड्रोन्स हैं, बाकी हथियार भी उनके बहुत ही ज्यादा कारगर हैं। और एंटी टैंक डिफेंस जो उन्होंने बनाई है कीव के चारों तरफ, वो पुख्ता है। तो मुझे लगता नहीं कि ये 48 घंटे में गिरेगा, और ये आर पार की लड़ाई इसलिए है, अगर ये नहीं गिरता तो जनरल सिवाच, ये बड़ी चीज है और इस पर हम आएंगे। वो डिफेंसेस जिस तरीके से यूक्रेन ने अपने लगाए हैं उस पर भी मैं आप सबकी राय जानना चाहूंगी, लेकिन इस समय की एक बड़ी खबर, इस समय जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उसके बारे में आपको बता देते हैं। एक तरफ जो पश्चिमी देश हैं, जो अमेरिका है, वो एक के बाद एक प्रतिबंध लगा रहा है रूस के ऊपर, लेकिन रूस ने अब अपनी तरफ से ये धमकी दे दी है कि अगर उसके ऊपर ये प्रतिबंध लगाए गए तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है यानी ISS, उसमें रुकावट, उसमें बाधा डालेगा। उसे लेकर किस तरह से अब दुनिया गंभीर होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे देशों का एक तरह से साझा प्रयास हो जाता है, और रूस की जो अंतरिक्ष की काबिलियत है वो किसी से छिपी नहीं है, वो अगवा रहा है इन सारे मामलों में। तो अब अगर रूस की तरफ से ये धमकी दी गई है ISS को लेकर, तो ये एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर बनता है। जनरल संजय मिश्रन, ये हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो जनरल सिवाच भी बोल रहे हैं, जो डिफेंसेस की बात कर रहे हैं, देखिए कन्वेंशनल वॉरफेयर अगर रहे या फिर अगर हम सिर्फ सैनिकों की गिनती
या हथियारों की ताकत के हिसाब से रूस को देखें तो किसी को कोई शक होता नहीं है। लेकिन यूक्रेन के जो कीव के जो सरहदी इलाके हैं, कीव शहर का जो सरहद है, वहां से जो रेलवे लाइंस गुजर रही हैं, उनकी ऊंचाई पर जाकर गन पोजीशंस डालना, अगर कोई भी ब्रिज है ऐसी, उसके समानांतर ब्रिजेस को ब्लॉक करके उस पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स या एंटी टैंक मिसाइल्स का प्रबंध करना, ये सारी चीजें यूक्रेन लगातार कर रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, शायद पहले दिन युद्ध के लिए नहीं प्रिपेयर्ड रहा हो यूक्रेन उस हिसाब से, लेकिन आज की तारीख में सर, मैं शहर के अंदर भी बंकर देख रही हूं और शहर के चारों तरफ पारंपरिक डिफेंस भी और कुछ नए इनोवेशंस भी दिखाई देते हैं। दिन बढ़ते बढ़ते क्या यूक्रेन को समय मिला है और रूस के लिए डिसएडवांटेज साबित होता रहा है ये? श्वेता, जो आपने जमीनी हालात बताए हैं और जितनी भी ये लड़ाई जितनी डिलेड हुई है, उसमें टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज टोटल यूक्रेन को मिला है। उनको, जैसे आपने बताया, बहुत समय मिला है अपने डिफेंसेस को मजबूत करने के लिए, और कीव का इलाका, वो शहर उनको चप्पा चप्पा पता है, तो उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और पूरी तरह से उन्होंने डिफेंसिव सिस्टम लेआउट किया, जो आपने वहां ग्राउंड में आप खुद देख रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि जो जमीनी हालात आपने बताए, मैं इसमें 2-3 चीजें ऐड करना चाहूंगा श्वेता। पहली बात, जितनी भी प्रोविंसेस हैं, आपको मालूम है कि वहां टोटल 24 प्रोविंसेस हैं इसमें यूक्रेन में, और तकरीबन 16 प्रोविंसेस में जाके घेराबंदी हुई है रूसी सेना द्वारा, और सब जो इनकी स्ट्रेटेजी रही है, सब शहरों को घेरो, सब प्रोविंस को घेरो और धीरे धीरे आगे बढ़ो, वो इसीलिए किया गया है। और वहां पर स्ट्रेटेजिक बम्बार्डमेंट की गई है हर पॉसिबल हथियार से, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे एयर हो या MBRLs हो। उसका कारण यह था कि ये जो लड़ाई अभी कीव में है, ये भीषण लड़ाई चलेगी, जैसे दोनों जनरल्स ने बताया है, और इसमें 2 इश्यूज हैं श्वेता। ये जो लड़ाई अभी होगी, ये बहुत डेलिब्रेट लड़ाई होगी, अटैकर के लिए तो बहुत डेलिब्रेट करना पड़ेगा। अभी भी घेराबंदी कंप्लीट नहीं हुई है, और दोनों तरफ, मतलब चाहे पश्चिम में या ईस्ट में जो नाइपर नदी है, उनका दोनों तरफ से अभी रूसी सेना का लिंकअप नहीं हुआ है, कंप्लीट लिंकअप। और अभी जैसे गौरव ने भी बताया, अभी तक सिर्फ 3 डायरेक्शन से कांटेक्ट हुआ है। इसको अचीव करने के लिए, टोटल घेराबंदी को अचीव करने के लिए तकरीबन 2 या 3 दिन लगेंगे। और इसमें जब ये कार्रवाई होगी, तो उसके अंदर जितने ब्रिजेस हैं, खासकर नाइपर रिवर में और छोटे मोटे वहां जो नालेज वगैरह हैं, उनको यूक्रेनी सेना सही समय पे ब्लास्ट करेंगे, जिसको फौज में हम रिजर्व डेमोलिशन बोलते हैं, वो भी किया जाएगा। तो डिफेंडर को टोटल एडवांटेज मिल रहा है। अब सवाल ये होता है कि रूस कितने समय में कैप्चर करेगा। मेरे को लगता है ये डेलिब्रेट ऑपरेशन रहेगा श्वेता। 2 कारण है। नंबर 1, ग्रेजुअली वो बढ़ते रहेंगे और वो प्रेशर डालेंगे ज़ेलेंस्की पे कि नो यू गिव इन। जैसे मैंने बोला, ये इच्छा शक्ति की लड़ाई है, और वो प्रेशर डालते रहेंगे, तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स चलेगी। दूसरा डिले का कारण ये है कि मिलिट्री वाइज ये ऑपरेशन डिफेंडर के लिए बहुत आसान है, अटैकर के लिए बहुत मुश्किलात है। तो अटैकर को ऑब्वियसली समय चाहिए, उसको रिकॉनिसेंस और करना है, हर गली के, हर रास्तों के कौन से वहां पर दुश्मन के वीकनेसेस हैं, और फिर वो जो टैक्टिकल इस्तेमाल करेगा बिल्ट अप एरिया में। देखिए, मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस और इन्फेंट्री प्रेडोमिनेंट और स्पेशल फोर्सेस, इसका इस्तेमाल करेगा। तो मेरे को लगता है धीरे धीरे ये कुछ बिल्डिंग्स को टारगेट करेंगे, जैसे बाकी जगह किया है, प्रेशर बिल्डिंग, और जहां इनको लगता है कि बिल्डिंग्स में इनके डिफेंसिव पोस्ट अच्छे बने। दूसरा, कुछ बिल्डिंग वो जरूर रखेंगे ऊंची वाले, हो सकता है वो अपने हेलीबॉर्न फोर्सेस या जिसको मैं बोलूंगा स्पेशल फोर्सेस को कोई बिल्डिंग पे चढ़ा के और टॉप डाउन लेके आ सकते हैं। तीसरा, ये लोग स्मोक ग्रेनेड और ये ऐसी चीजों का वो करेंगे, क्योंकि देखिए वहां अभी जितने भी डिफेंडर हैं, वो जब बॉम्बिंग होगी वो नीचे जाएंगे, ग्राउंड पकड़ेंगे, और ग्राउंड मतलब बेसमेंट में जाएंगे, तो वहां ये लॉक किया जाएगा टीयर शेल्स या जो स्मोक ग्रेनेड्स वगैरह, जिससे उनको वहां निकलने की पड़े। और साथ ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ये एक फूड की जो बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया जहां पर फ्रोजन फूड था, तो इनका खाना पानी और बिजली वो बिल्कुल काट दिया जाएगा, जिससे इनकी विल को तोड़ा जाए। अब सवाल उठता है, ज़ेलेंस्की क्या गिव अप करेंगे या नहीं करेंगे? मेरी पर्सनल असेसमेंट है शायद, क्योंकि अब वो तो हार्डन हो चुके हैं, वो लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई लंबी चलेगी, तो इसका लंबे समय तक चलेगा। और
इनके ऊपर प्रेसिडेंट पुतिन और उनकी सेना के ऊपर भी बहुत बड़ा जोर है, क्योंकि यहाँ कैजुअलिटीज अटैकर की बहुत होंगी। तो ये भी इनके लिए एक आसान चीज नहीं है टू सफर सो मच कैजुअलिटीज, क्योंकि आपने अभी भी देख लिया, चाहे वो मारियोपोल हो, फर्स्ट डे से मारियोपोल का कॉन्टैक्ट हुआ था और आज 17 दिन हो गए हैं, अभी तक मारियोपोल का जो वहां पर सब एडवांटेज थे रूसी सेना को, जहां उनके रिबेल्स का भी एडवांटेज था, वो भी अभी तक कंप्लीट कैप्चर नहीं हुआ है। जी, और क्योंकि भले ही सैनिकों का समर्थन नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा चाहे वो खुफिया एजेंसियां हो, उन सब का समर्थन मिल रहा है। चाहे वो जो कैसे रणनीति बनाई जाए, कैसे हथियार इस्तेमाल किए जाए, उन सारी चीजों के लिए कहां पर प्लेस किया जाए, इन सब के लिए ऐसा लगता है जैसे यूक्रेन को मदद मिल रही है। आपको हम कुछ दिलचस्प चीजें भी बताते हैं। अभी तक आप देखते कि यूक्रेन के जो सैनिक हैं, चाहे मिलिशिया हो चाहे आर्मी हो, वो अपने हाथ पर, दाहिने हाथ पर, पहले बाएं में लगाते थे, बाद में दाहिने हाथ पर वो एक पीली पट्टी, पीला टेप लगाया करते थे, लेकिन अब जब आप यहां के सैनिकों को देखेंगे तो वो एक नीली पट्टी लगाने लगे हैं। दरअसल रूस के जो सैनिक हैं, वो अगर आप हमारे पीछे जो यहां पर सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं, उनके हाथों पर भी वो नीली पट्टी देख सकते हैं। अब ये नीली पट्टी क्या होती है? अगर रूस की तरफ, यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया कि जो सैनिक हैं रूस के, उनमें से कुछ इस वेशभूषा में और पीली पट्टियों का प्रयोग करके इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से घुलने मिलने का एक मौका मिल जाए, क्योंकि मिलिशिया यहां पर आ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फौज के लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनका कोई पहचान उस हिसाब से नहीं होगा, तो वो किसी तरह की क्षति पहुंचकर यहां पर न कर दें। तो अब वो नीली पट्टी दाहिने हाथ पर कर रहे हैं, ताकि जो रूसी सैनिक यहां पर पहुंच चुके हैं, जो अगर कोई भी ऐसा है जो इसका फायदा उठाना चाहता है, वो फायदा न उठा पाए। इस तरह की चीजें भी की जा रही हैं। जनरल प्रसाद, हम उन डिफेंसेस की भी बात कर रहे हैं, उन नदियों की भी बात कर रहे हैं जिनको पार करना होगा कीव तक पहुंचने के लिए, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट के इलाके में वो इरपिन नदी हो जाए, जिसके जो पुल है, एक जिसे ध्वस्त किया गया, दूसरे जिसके लिए जंग चल रही है। तो अब उस ब्रिज के आसपास भी यूक्रेन के डिफेंसेस जिस तरीके के हैं, रूस अगर चाह भी रहा है वहां पर बनाने के लिए ब्रिज, तो वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से भीषण वहां पर जंग चल रही है। इधर अगर हम दूसरे इलाके में देख लें, जहां पर नाइपर नदी के इर्द गिर्द जितने भी ब्रिजेस हैं, वहां पर बहुत मजबूती से कंट्रोल ले लिया है यूक्रेन ने। अब इसीलिए जो हवाई बमबारी हम देख रहे हैं, और दूसरी बात जो आपकी आ जाती है कि वो क्या कीव शहर को बर्बाद करना चाहेगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, उन सारी चीजों को बर्बाद करना चाहेगा? क्या रूस के लिए ये बहुत बड़ा पसुपेश हो गया है कि हम कम से कम बर्बादी और कम से कम नागरिक क्षति के साथ आगे बढ़ पाए? ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस किस्म की लड़ाई को हम अपोज रिवर क्रॉसिंग कहते हैं। अपोज रिवर क्रॉसिंग एक बड़ा मुश्किल काम होता है, खासतौर से जब कई एक ब्रिज टूट चुके हैं और बाकी जो ब्रिजिंग साइट्स अवेलेबल है उन पर डिफेंडर अपना कब्जा करके बैठा हुआ है। इस हालात में टैक्टिक्स को और बदलना पड़ता है। इस हालात में कहीं और से फ्रंट खोलना पड़ेगा। अभी रिवर क्रॉसिंग ऑपरेशन शायद इस समय मुश्किल हो रहा होगा। मुझे ये नहीं मालूम कि वो कितनी फौज किस साइड पर कितनी है, लेकिन अपोज रिवर क्रॉसिंग भी एक ऑपरेशन ऑफ वॉर है, जो चाहे तो रूस कर सकता है, लेकिन उसमें काफ़ी कैजुअलिटीज होती है और काफ़ी उसमें डिटेल रिकॉनेसेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा उनके पास स्पेशल फोर्सेज हैं, पैरा ट्रूपर्स हैं, उनका भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिर में बात यही होती है कि रूस को एक मेजर डिसीजन, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है कि कितना वहाँ बर्बादी करके हम इस शहर को कब्जा करें। अगर वो ये मान लेते हैं कि बर्बादी मंजूर है, जितनी मर्जी बर्बादी कर दो, लेकिन हमें 2-3 दिन में इसको कब्जा करना ही है, तो टैक्टिक्स की हालत दूसरी होगी। दूसरा यह है कि नहीं, आप संयम से काम कीजिए, आपको कोई जल्दी नहीं है, अगर समय लगता है तो समय लगने दीजिए, लेकिन कैजुअलिटी ज़्यादा मत कीजिए, कैजुअलिटीज और बिल्डिंग्स को मत कीजिए। लेकिन एक चीज़ अचंभे की ज़रूर है श्वेता, कि इन्होंने अभी तक कोई ऐसी हरकत नहीं की है जिससे कि वहाँ का पानी बंद हो जाए, जैसे कि वहाँ की बिजली बंद हो जाए, जिससे कि वहाँ का कम्युनिकेशन टूट जाए। आज की तारीख में आप भी वहाँ खड़ी हैं और आपके लिए सारे इंटरनेट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है रशिया, तो वो क्यों नहीं कर रहा? ये भी एक ह्यूमैनिटेरियन रीजन है। उसको मालूम है कि बहुत सारे पत्रकार वहाँ पे हैं, पूरी वर्ल्ड में यहाँ से इंफॉर्मेशन जा रही है, तो इंटरनेट को उसने अभी तक डिसकैपेसिटेट नहीं किया है। इसी प्रकार से बिजली और पानी, अगर बिजली पानी ये बंद करना चाहें और कोई इसकी डिटेल्ड प्लानिंग करे तो ये होना इतना असंभव, इतना मुश्किल नहीं है। स्पेशल फोर्सेज इसको कर सकती है। हालांकि जितने ये वीएज एंड वीपी वर्नेबल पॉइंट्स और वर्नेबल एरियाज, इन पर अच्छी खासी डिफेंस लगी होगी। और सबसे आखिरी बात यह है कि इन लोगों को यह पता लगाना है फॉर श्योर कि इनके राष्ट्रपति हैं कहाँ। उस राष्ट्रपति को अगर ये किसी तरीके से जल्दी कब्जा कर ले, उस पर उसको पकड़ ले, तो और युद्ध जल्दी समाप्त हो सकता है।
और आखिरी बात यह है जो मैं एक ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट से कहूंगा कि इसमें अकलमंदी कहाँ है? अकलमंदी इसमें कि देखिए, एक तरफ तो पुतिन का इरादा, इसमें कोई डाउट है नहीं, यहां तक आ गए 17 दिन में, 17 दिन के बाद तो वो युद्ध विराम करेंगे नहीं जब तक उनका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। और अगर लक्ष्य पूरा करने के लिए 1, 2 दिन, 4, 5, 6, 7 दिन जितने भी लगते हैं वो लगाएंगे, उससे क्या होगा? और यूक्रेन के अंदर बर्बादी होगी, बिल्डिंग्स टूटेंगी और लोग मरेंगे और रशिया का भी इक्विपमेंट खराब होगा। तो किसको नुकसान हो रहा है? रशियन फोर्सेस को नुकसान हो रहा है और यूक्रेनियन फोर्सेस को नुकसान हो रहा है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ती चली जा रही है दिन पे दिन। तो इसमें अकलमंदी यही है कि इस युद्ध को एक तरह से विराम दिया जाए, युद्ध सीज फायर किया जाए, बातचीत की जाए। बातचीत से यह साबित होगा कि एग्जैक्टली किस हद तक पुतिन साहब अपनी मांगों से नीचे आ सकते हैं और कब किस हद तक यूक्रेन अपनी उनकी मांगों को मानने को तैयार होता है। मेरी तो राय यही रहेगी कि जो इनकी बातचीत फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे हो रही है, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे हो रही है, उसको ज्यादा अहमियत दी जाए। उसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा अमेरिका का। अब अमेरिका को ये देखना चाहिए कि यहाँ कितनी बर्बादी हो रही है। अगर ये बर्बादी अमेरिका कराना चाहता है तो इनको लश्काता रहेगा कि आप लड़िए। लेकिन ये समय आ गया है कि इस समय वर्ल्ड में कोई नहीं चाहता इस तरह की डिस्ट्रक्शन हो। सब चाहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन प्रॉस्पर करे, हमारी बिल्डिंग्स रहें, हमारे लोगों को इतनी परेशानी ना हो, हमारा इतना नुकसान ना हो। सर, आपने सही कहा कि इसमें पूरे में सबसे संदिग्ध भूमिका जो है वो अमेरिका की ही नजर आती है, भले ही वो डायरेक्टली इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं है। हम जो नक्शे के जरिए भी हम अपने दर्शकों को साथ साथ में ये समझा रहे हैं कि कीव की घेराबंदी किस तरीके से हुई है, ताकि कीव के नक्शे को समझकर आप आसपास के जिन इलाकों में जो जंग बढ़ी है उसे देखकर आप समझ सकें कि कीव की तरफ किस तरीके से इस समय उस पर शिकंजा कसा जा रहा है। रामेश्वर जी, ये समझाइए कि जनरल प्रसाद जो बातें अभी कह रहे हैं, दो तीन चीजें यहां पर समझ में आती हैं। अगर रूस अपने वाकई फुल फोर्स के साथ यहां पर आक्रमण कर रहा होता तो ऐसा नहीं है कि नागरिकों की जितनी की जान गई है उसकी संख्या कम होती, कमोवेश उस स्थिति के, अगर रूस खुलकर ये कर रहा होता। मैटर्निटी हॉस्पिटल पर अगर हमला होता है तो वो अधिकांश इवैक्यूएट हो चुका था, एक व्यक्ति के वहां पर रहने की बात थी। यहां इरपिन के इलाके में मैंने देखा कि जब लोगों को इवैक्यूएट करके ले जाया जा रहा था तो उस समय कोई स्नाइपिंग एक्शन नहीं हो रहा था, जबकि वहां पर उस समय रूस की तरफ से सीज फायर घोषित नहीं किया गया था। लेकिन सिविलियन पर मैंने अपनी आंखों से कम वहां पर अटैक नहीं देखा था। लेकिन इसके बावजूद अगर मैटर्निटी हॉस्पिटल को या फिर इस तरह की स्टोर्स को निशाना बनाया जाता है तो एक पब्लिक ओपिनियन भी बनता है। दुनिया, पश्चिमी देश जो है या अमेरिका हो गए, वहां से जिस तरह की ओपिनियन बन रही है वो अलग है, पर रूस में पब्लिक ओपिनियन इस समय क्या है रामेश्वर जी? अब देखिए, पश्चिम में चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, वहां तो उनकी पब्लिक ओपिनियन वो बनेगी जो दिखाया जा रहा है उनकी मीडिया से, क्योंकि इनकी सारी मीडिया आप देख रही हैं, सारी ब्लॉक है पूरे दुनिया में। तो एक तरफा जो है वो एक मीडिया वार चल रही है, तो एक अलग चीज है। लेकिन रशिया में आप देखें, डे बाय डे पुतिन की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और ये लोग बिल्कुल जितने सैंक्शन के बाद अभी तक कम से कम ऐसा कोई टेंशन नहीं हो रही है, ऐसा कोई हो नहीं रहा लोग रोड पर हों। क्यों? रोजमर्रे की चीजें जैसे मिलती थी वैसे मिल रही हैं। दूसरी, इनके सबसे बड़ी चीज है कि इनका पेट्रोल का दाम कम होता जा रहा है। तमाम रीजन में पेट्रोल के दाम कम होते जा रहे हैं। तो लोगों में इस टाइप का कोई ऐसा द्वेष नहीं है। लोग इस ऑपरेशन के साथ हैं। वो आज 8 साल से इसका इंतजार कर रहे थे। तो ऑफकोर्स जब मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है उसमें कैजुअलिटी होगी जरूर। उसमें कहीं जो है हमारे साथ इतने मेजर बैठे हुए हैं, ये तो अच्छे लैंग्वेज में बता सकते हैं कि क्या वहां पर क्या चीजें हो रही है। हम लोग तो सिविलियन हैं। तो जो हम लोग देख रहे हैं कि आज के डेट में रशिया डिफेंसिव हो गया है। वो कैजुअलिटी नहीं चाहता। वो एकदम आपको आज नहीं कल फिर पता चले, भले ही ना मीडिया में आ रहा हो, कैजुअलिटी बिल्कुल नहीं चाहता। इसीलिए वो धीरे धीरे घेराबंदी करके आगे बढ़ रहा है। तो आगे क्या होता है, क्योंकि अब आगे वो आपके सामने होगा, आप वहाँ हैं, हालांकि रामेश्वर जी, यहाँ पे यूक्रेन में अलग अलग इलाकों से कीव के आसपास से रिपोर्ट करते हुए ये समझ में तो आ रहा है कि रूसी एडवांस उस तेजी से नहीं है। अब उसका कारण रणनीतिक है या वाकई नागरिकों के बारे में सोचकर रूस कर रहा है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन हम 2 बड़ी खबरें इस समय की बता दें, ब्रेकिंग न्यूज इस समय जो यूक्रेन के हवाले से हमारे सामने आ रही है। पहली खबर यह है कि मारियोपोल में यूक्रेन का दावा है कि एक मस्जिद पर हमला किया गया है रूस की तरफ से। उस मस्जिद में उस समय 80 लोग मौजूद थे।
मारियोपोल की ये खबर है जहां पर जंग लगातार छिड़ी हुई है। खार्किव, मारियोपोल ये इलाके हैं जहां पर भीषण जंग चली है। अब यहां पर एक मस्जिद में हमले की बात है जहां पर 80 लोग उस समय मौजूद हैं जिस समय वो बम वहां पर गिरा है। इसके साथ ही जो कीव के जो बाहरी इलाके हैं यानी कीव सबर्ब्स जिन्हें हम कह रहे हैं, उन इलाकों में जंग तेज हुई है। ये हम आपको कल से ही बता रहे हैं। बीती रात जब कीव के सबर्ब इलाके में ही रात में हम थे, उस समय एक के बाद एक रात 10 बजे के करीब 3 बमों के गिरने की आवाजें आई थी और उसके बाद पूरी रात इस तरह की बमबारी चलती ही रही और इसीलिए उन इलाकों में रहने वाले लोग खासकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन क्या हमले की जद में कीव भी आएगा, ये सवाल सबको परेशान कर रहा है, क्योंकि एक तरह से जनरल सिवाज हम देखें तो अगर कीव लक्ष्य है तो इसका सीधा मतलब ये भी हो जाता है कि युद्ध का जो शुरुआत 17 दिन पहले हुई उसमें हम समझें कि रूस जिस लक्ष्य को लेकर चला था वो उसके करीब पहुंचेगा और उसके बाद एक तरह से जो राजनीतिक मंथन है, राजनीतिक बातचीत अभी तक चल रही है। ऐसा नहीं है दोनों देशों के बीच बंद है, बातचीत चल रही है, लेकिन उसके बाद एक अलग तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है, चाहे वो स्ट्रीट फाइट्स की शक्ल में दिखे या फिर मुमकिन है कि वो बातचीत की शक्ल में देखने को मिले कि अब अंत करो, अब इसका समापन करो। हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता, इसमें कोई शक नहीं कि जो पावर सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस युद्ध का वो कीव है। अगर कीव गिर जाता है तो फिर मुझे लगता है रूस समझेगा उसकी विजय हुई है और उसका समाधान निकल जाएगा। मगर अगर कीव नहीं गिरता, जिस प्रकार से हालात अभी हैं, तब जो है वो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल रहेगी, काफी डैमेज होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान होने वाला है यूक्रेन में और कोलेटरल डैमेज भी होगा। मैं ये भी बताना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को, आप देखें मारियोपोल है, चाहे खार्किव है या उड़ीसा है, अभी तक मुझे ऐसा टाउन बताएं जो कि रूस ने अपने कब्जे में कर लिया है, वो यूक्रेन दोबारा अटैक करके ले रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है इतनी आसानी से नहीं जीत सकती। जो पहले सोचा था सबने कि भाई रूस 10 गुना ज्यादा ताकतवर है यूक्रेन से और रूस हफ्ते में ही पूरा यूक्रेन को ले लेगा, वो तो नहीं हुआ। क्योंकि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मनोबल का बड़ा इंपॉर्टेंट दायरा होता है और मुझे लगता है यूक्रेन की फौज जो है दिल से लड़ रही है, उनकी जो लीडरशिप है जेलेंस्की की वो इंस्पायरेशनल है। तो ये जो लड़ाई कीव की होगी ये आर पार की लड़ाई होगी। जो हम सोच रहे हैं कि 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। जब तक अगर उनका मनोबल ना टूटे, अगर मनोबल टूट जाता है किसी वजह से, कुछ ऐसे कार्रवाई करता है रूस जिस प्रकार से स्पेशल फोर्सेज या हेलीबॉर्न ट्रप्स को डाल देता है पार्लियामेंट हाउस की तरफ, वहां डायरेक्ट कब्जा कर लेता है, तो शायद स्थिति बदल सकती है। अगर ये कन्वेंशनल हिसाब से चले, उन्होंने आइसोलेशन कर दिया कीव का, अब वो आगे बढ़ेंगे, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे उनकी कठिनाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि अर्बन एरिया में जो बिल्टअप एरिया है उसमें डिफेंडर को फायदा है, अटैकर को नुकसान है, और जो इनके ब्रिजेस वगैरह हैं वहां एंटी टैंक वेपन लगा रखे हैं, ब्रिजेस को रिजर्व डेमोलिशन से वो उड़ा देंगे। तो मुझे लगता ऐसा है कि जो रूस की फौज है उसका अंदर कीव में बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक इम्प्रेग्नेटेड डिफेंसेस बना ली है यूक्रेन ने, उसके पास काफी एंटी टैंक डिफेंस वेपन आए हैं, अमेरिका और नाटो ने दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये आर पार की लड़ाई, ये सोचना कि रूस डैमेज नहीं करना चाहता, रूस डैमेज करना चाहता है पर रूस के बस का नहीं है, क्योंकि रूस को भी बहुत हैवी कैजुअलिटी हो रही है। उसने कभी सोचा भी नहीं था सपनों में कि यूक्रेन इतना उसको रेजिस्टेंस देगा। तो ये भी हमें समझना चाहिए, ये जो कीव की लड़ाई है ये वाकई और समय मिल गया चूंकि यूक्रेन को, तो इस वजह से काफी बहुत ही पारंपरिक युद्ध की जो तकनीक होते हैं वो यहाँ पर हमको शहर में नजर आ रहे हैं। जनरल मेस्टिन, न केवल सड़कों पर जिस तरह का अवरोध हम देखते हैं ये एक हिस्सा है इसका, इसके बाद जो अगली सड़क है, हालांकि वो यूक्रेन की अथॉरिटीज जो है वो चाहती हैं कि हम उन तस्वीरों को नहीं सार्वजनिक करें क्योंकि वो उनके शहर के डिफेंस का हिस्सा है। तो मैं बताती हूं केवल कि वो वहां पर रेलवे वैगन्स को रोके हुए हैं, उसके आगे आप जाएंगे तो वहां पर तरह तरह की अलग अलग गाड़ियां रुकी हुई हैं, उसके आगे जब आप उस अहम ब्रिज को देखेंगे जो कि लेफ्ट बैंक से कनेक्ट करता है की शहर के इस हिस्से को, तो वहां पर आपको जगह जगह पर ऐसे विस्फोटक, वो ब्लॉक्ड है पूरी तरीके से ब्रिज, लेकिन
उसमें विस्फोटक लगे हुए हैं कि अगर जरूरत पड़ी रूस तो बच बच कर भले आगे आता रहे, लेकिन यूक्रेन को जैसे ही खतरा दूसरे छोर पर नजर आएगा वो इस ब्रिज को उड़ा देगा। उसकी तैयारी उसने कर ली है। जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है वो तो पहले से जो फ्लाईओवर्स हैं उसके ऊपर तैनात है, उन फ्लाईओवर्स को आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। जो उनके एंटी टैंक मिसाइल्स जहां से फायर हो रही हैं वो सब भी बहुत शहरी इमारतों से ओट लेकर कहीं कहीं पर लगाई गई हैं। इमारतों के ऊंचे वाले जो हिस्से हैं वहां पर भी इस तरह के गन्स तैनात किए गए हैं। तो यूक्रेन मतलब कम से कम राजधानी कीव का जहां तक सवाल है जनरल मेस्टन, मुझे कोई ऐसा हिस्सा नहीं दिखता जहां से इन्होंने कोई गुंजाइश छोड़ी हो कि उनके अगर पैराट्रूपर्स भी पहुंचे तो वो मुकाबला न कर पाए। और वो कितनी संख्या में आएंगे? यहां पर लगभग हर यूक्रेन के व्यक्ति ने हथियार उठा रखी है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बंकर्स सबके लिए बन चुके हैं, सब एक तरह से तैनाती, और वो रेगुलर सोल्जर्स के साथ कुछ मिलिशिया को डाला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उनका अपनी टुकड़ियां हैं जो अनट्रेन्ड रहेंगी और लड़ नहीं सकती हैं, वो एक बैकअप प्लान की तरह है। जनरल मेस्टन। श्वेता, बिल्कुल ठीक एनालिसिस आपने किया है। देखिए, 3 एस्पेक्ट्स बहुत क्लियर हैं कि डिफेंडर के पास आज की तारीख में बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है। एक समय का था जिसमें अगर मैं मिलिट्री भाषा में बोलूं तो दे हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर ऑल राउंड डिफेंस। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है, साथ में एयर का भी इलाका को नहीं छोड़ा है, तो दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। नंबर 2 है कि जो डिफेंसिव सिस्टम है उनको इतना समय मिला, ऑब्स्टिकल एंटी टैंक सिस्टम, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह किया। एंड लास्ट और सबसे बड़ा एडवांटेज है, इनको ग्राउंड इनको चप्पा चप्पा पता है। नंबर 2, और साथ ही इसमें इनका जो इच्छा शक्ति है, जो विल पावर है या मोराल, वो बहुत हाई है। ये देखते हुए अभी रूस की जो हम बात कर रहे हैं वो कितना समय लेगा, कैप्चर करेगा, मेरे को लगता है श्वेता एक और डायमेंशन शायद आएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने अनाउंस किया है कि 16,000 सीरियन फाइटर्स आ रहे हैं। और आप लोग जैसे वहां ग्राउंड में, तो आप लोग को भी ये रिपोर्ट मिल चुकी होगी। वो कब आएंगे? क्योंकि देखिए, सीरिया में ये लोग जो आएंगे ये अर्बन लड़ाई में काफी माहिर है, इनकी ट्रेनिंग हो रखी है, मतलब एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग मैं नहीं बोलूंगा, इन्होंने ग्राउंड का तजुर्बा देखा है। अब ये इस लड़ाई में बहुत इसमें मुद्दे आते हैं। अगर इनको लाया जाता है, इनका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये नई फौज चली आएगी, इसको रूसी सेना कैसे एमलगमेट करेगी अपनी कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर में, इनको क्या इंडिपेंडेंट एरिया दिया जाएगा या इनको छोटे छोटे टास्क दिए जाएंगे, तो ये भी एक बड़ा नया डायमेंशन है। देखिए, कीव की लड़ाई बहुत मुश्किल लड़ाई है अटैकर के लिए, हम सब बोल रहे हैं, और इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। और डिफेंडर को जितना एडवांटेज है, अटैकर को उतना ही बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज हो चुका है। तो मेरे को एक और चीज लगती है, एक तो ये डायमेंशन है, और शायद ये जितना बोला जा रहा है कि ये सीरियन सैनिक आ रहे हैं, वो सैनिक नहीं मतलब रिबल्स आ रहे हैं, और साथ में कुछ चेचन आ गए हैं, और बीच बीच में ये सारी स्टेटमेंट्स, ये सब प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है। और जैसे जनरल शंकर ने भी बोला, सब दुनिया बोल रही है, इस लड़ाई का एक ही सोल्यूशन है श्वेता, दैट इज पीस टॉक्स। और जब तक सीज फायर डिक्लेयर नहीं होगी और पीस टॉक्स नहीं होगी, मेरे को नहीं लगा, ये लग रहा है ये तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पहुंच चुकी है। और एंड स्टेट कोई भी आज हम बैठे हुए विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं कि कितने दिन, कैसे, और एंड में क्या होगा। और मान लिए, मैं तो आज बोल रहा हूँ एज ए मिलिट्री एनालिस्ट, कीव एक दिन तो गिरेगा ही, जिसको मैं बोलूंगा बैटल ऑफ कीव खत्म होगा और कैप्चर होगा। लेकिन उसके बाद क्या ये वॉर खत्म होगा, वो भी बहुत जरूरी चीज है। ये वॉर चलता रहेगा, बिकॉज वॉर इज ऑन नंबर ऑफ फ्रंट्स, इकोनॉमिक, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हो सकता है अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर चालू हो जाए। जितने रेफ्यूजीज हैं, जो बाकी सिविलियंस हैं यूक्रेन के, क्या वो गिव अप कर देंगे? अभी जितने बच गए, क्या वो वापस जाके रूसी सेना को या एक इंसर्जेंसी मूवमेंट स्टार्ट करे या नहीं करे? वेस्ट कितना सपोर्ट करेगी? तो इसकी कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है कि ये कैसे अनफोल्ड होता है। वेस्ट अगर सपोर्ट कर ही रहा होता तो होता कि एक बराबरी किसी जंग चल रही है जहां पर लड़ाई में कोई या हार और जीत निर्धारित होती, लेकिन जिस तरीके की जंग इस समय चल रही है उसमें तो केवल पीछे से खड़े होकर तुम आगे बढ़ो का नारा दिया जा रहा है, उसके आगे कुछ किया नहीं जा रहा है। और इसमें रूस की तरफ से अगर जनरल प्रसाद ये कह दिया जाता है कि हाँ वो 16,000 चाहे सीरियन मर्सनरीज के आने की बात हो रही है, और साथ में चेचन जो है उनकी तरफ से जो योद्धा, उनके जो लड़ाके हैं, उनको तो पश्चिमी मोर्चे पर आने की बात 2 दिन पहले कह दी गई थी। तो ये सारी जो चीजें हैं
हैं वो संकेत किस तरफ कर रही हैं? रूस की रणनीति जो अभी तक रही है उसमें दो चीजों का संतुलन हम बनाते चल रहे हैं कि रणनीति है या फिर उसकी मजबूरी है। लेकिन अगर आज हम मर्सनरीज को आने की बात रूस की तरफ से करते हैं तो सीधे तौर पर यह सवाल उठ जाता है कि क्या उसके अपने सैनिक पर्याप्त नहीं है या फिर किस तरह की स्थिति वो चाह रहा है यूक्रेन में? देखिए, जब गुरिल्ला वॉरफेयर होती है बिल्ट अप एरियाज में तो उसमें कैजुअलिटीज बहुत होती हैं, और कैजुअलिटीज केवल आदमियों की नहीं होती बल्कि बिल्डिंग भी टूटती हैं। मेस्टन साहब ने कहा कि स्टन ग्रेनेड्स, स्मोक ग्रेनेड, इस किस्म की चीजें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है वो सब, लेकिन इसमें जब मैन टू मैन फाइटिंग होती है तो डिफेंडर हैज गॉट अ बिग एडवांटेज। सब ये लोग कह चुके हैं, उनके विंडो से फायर होगा, स्मॉल आर्म से फायर होगा। इन हालात में मेरी समझ में, जो अगर ये बात सच है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सच है कि नहीं हमें नहीं मालूम। कह रहे हैं कि 1600-16,000 कोई मलेशिया आएगा, कहीं सीरिया से आएगा, आई हैव नो आइडिया, वो तो आप लोग न्यूज में बता रहे, सच है कि झूठा है मालूम नहीं। लेकिन अगर आते हैं तो इससे ये मालूम चलता है कि रशियंस वांट टू यूज दीज फोर्सेज एज बलि का बकरा टू न्यूट्रलाइज द गुरिल्ला वॉरफेयर इनसाइड सिटीज, जो उनकी स्ट्रेट्स में चलेगी। लेकिन ये बात थोड़ी अभी फार फेस्ट है, इस किस्म की लड़ाई तक मुझे लगता नहीं कि ये पहुंचेंगे। लेकिन अगर पहुंच गए तो ये हो सकता है कि ये बाहर से मसनरी ला के जिसको कहेंगे कि अपने मरवाएंगे, अपने सोल्जर को बचाएंगे, और इनका एक्सपीरियंस है गुरिल्ला वॉरफेयर में, स्ट्रीट वॉरफेयर में, तो ये लोग वहां पर नुकसान भी करेंगे। लेकिन मूल बात यही है कि अभी तक इसमें कोई ऐसी खबर नहीं आई है, ना आपने दी ना किसी और ने दी, कि जो एसेंशियल सिविल सर्विसेज है उन पर कोई इफेक्ट हो रहा है। अब ये मैं सोच नहीं सकता कि आप लड़ाई के बम की इतनी नजदीक खड़ी हैं श्वेता जी, आपको बिजली पानी का कोई परेशानी नहीं हो रही, आप किसी होटल में भी होंगी जो चल रहा होगा, वहां ठंड कितनी है। तो इस तरह अगर आप ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मानता हूं यूक्रेनियंस को बड़ी परेशानी हुई है, लेकिन दूसरी तरह देखें रशिया इसमें नहीं, बात जनरल प्रसाद आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जगह जगह से ये खबरें जरूर आती हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन जब उसकी तह तक हम जाने की कोशिश करते हैं तो उसमें दो पहलू नजर आ जाते हैं, और आज तक पर हम उन दोनों पहलुओं को दिखा रहे हैं। यूक्रेन एक ऐसा देश जहां पर आक्रमण हुआ है और लोग डिफेंड कर रहे हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है, उनका हक भी है। और रूस जिसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी हम देखते हैं कि वो आखिर इन परिस्थितियों तक आने के लिए मजबूर क्यों हुआ, आज की तारीख में जो कर रहा है, क्या नागरिकों को वाकई वो नुकसान पहुंचा रहा है, क्या अभी तक ये बुनियादी सुविधाएं अफेक्ट हुई हैं या नहीं, इन सारी चीजों को हम आपको सीधे सीधे नजरिए से दिखाते हैं कि युद्ध में कभी एक सही या एक गलत नहीं होता है, लेकिन हाँ, गलत लोगों के साथ हो जाता है, नागरिकों के साथ हो जाता है, जो इस समय इससे जूझ रहे हैं, अपने देश को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, अगर यहीं पर हैं तो उनके घर ध्वस्त होते जाते हैं। और इन सब के बीच हम आपको ये भी बता दें कि ज़ेलेंस्की की तरफ से एक ताजा बयान आया है रूसी सेना की एक मोर्चे पर हार को लेकर। हालांकि ज़ेलेंस्की अपनी तरफ से ज़ेलेंस्की ने कहा है कि दशकों में सबसे बड़ी हार है ये रूसी सेना के लिए। अब ज़ेलेंस्की जिस इलाके में रहने की बात करते हैं ना, हम आपको बता दें, हम उससे बेहद नजदीक यहां से, इसके करीब जो उन्होंने अपना पता बताया था वो इसके बेहद करीब का इलाका है। तो ज़ेलेंस्की वहां से हमेशा ये देखते हैं कि कम से कम एक वीडियो अपना दिन में वो जरूर जारी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि रूस की तरफ से हमेशा ये आरोप आएंगे कि अरे आप तो है ही नहीं कीव में। वो कहते हैं मैं हूं, ये रहा मेरा पता। और अब वो रूस को चुनौती के तौर पर यह कह रहे हैं कि दशकों में यह सबसे बड़ी हार रूस के लिए साबित हो रही है। एक तरफ घेराबंदी जारी है, एक तरफ सरहदी इलाकों में वो लड़ाइयां जारी हैं, कीव के सरहदी इलाकों में, और यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में भीषण जंग छिड़ी हुई है, खार्किव से लेकर मारियोपोल और ओडेसा तक। लेकिन इसके बीच ज़ेलेंस्की का ये बड़ा बयान। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विश्लेषण के लिए। अभी के लिए इस पेशकश में इतना ही।